तो अपन बात कर रहे थे ओम्स लॉ में, तो ओम्स लॉ में अपन ने पढ़ा था द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना। और अपन ने जो कंडीशन क्या कही थी कि भाई अगर आपको ओम्स लॉ दैट इज स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। यहां तक अपन ने बात की थी, बेसिक अभी तक बातें की है। अब देखो तो वहां पे अपन ने लिख लिया था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैथमेटिकली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां तक सभी को समझ में आया, किसी को कोई डाउट? पक्का? आगे चलें, चलो भाई। अब देखो हम जब भी मैथमेटिकल की बात है, V ये क्या किस चीज का कांस्टेंट है? इट इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, मतलब जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा, और I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, है ना। हाँ, I घटेगा तो V भी घटेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है, कल अपन ने ग्राफ कैसा ऑब्टेन हुआ था, इस तरह से ऑब्टेन हुआ था, V I, है ना। तो जैसे जैसे V बढ़ रहा था वैसे, अगर आप सपोज I को क्या करोगे, तो जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I तो बढ़ेगा ही। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर I घटेगा भी, इट मींस वोल्टेज भी घटेगा भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर रिलेशन है। अब इधर देखो, हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में थोड़ा सा जाते हैं कि इस कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। एक रिलेशन होता है प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली रिलेशन। इनवर्स में क्या होता है, जो अपोजिट होता है। जैसे मैं बात करूं, अगर ऐसे लिखा होता V/1/I, इट मींस ये क्या, इनवर्स रिलेशन। अगर I घटा तो ये बढ़ा, और I बढ़ा तो ये घटा, तो ये क्या है, इनवर्स है, मतलब इसका क्या है, एग्जैक्ट इनवर्स है। अब बात करते हैं अपन, इसी में आते हैं। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिराइव करें? तो एक भाई एक मैथमेटिक्स में आप हमेशा इक्वेशन देखते हो, जैसे ऐसे देखते होगे, x = 3y, x = 3y + 2, इस तरह से देखते हो। अगर आपको कोई एक क्वांटिटी निकालनी है, जैसे सपोज आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको y की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसमें पुट करोगे वैल्यू निकल के आ जाएगी x की। लेकिन अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसको कैसे करें, हटाएं? तो क्या होता है, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या आता है, उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। क्या आता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो जब मैंने इस कांस्टेंट को हटाया तो इसका एक कांस्टेंट आया, और उसको मैंने नाम दूंगा रेजिस्टेंस। और ये क्या है, एक तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस इक्वेशन की बात नहीं है, अगर पूरे साइंस में कहीं भी सपोज W = V, I = X, कुछ भी आए, अगर आप इसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा, उसका एक कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट का नाम कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिलेशन। I जैसे मान लो यहाँ पे मैंने हटाया तो क्या आ गया, जैसे कोई इसका कांस्टेंट का नाम मैंने दे दिया VX। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए क्या आता है, उसकी जगह किससे रिप्लेस करना पड़ता है हमको, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, यहाँ की बात करें, यहाँ पे ही रहे अपन, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो क्या जनरेट हुआ, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसका नाम दिया गया, उसको बोला गया रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो पहली बात आपको रेजिस्टेंस के बारे में क्या जानने को मिला कि जब ओम्स लॉ से जो हमको रिलेशन मिला था दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जब इस रिलेशन से हमने किसको हटाया, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, तो हमारे पास कांस्टेंट आया दैट इज R। कौन सा आया, R। और R का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस फिजिकली क्या होता है वो ऑल्दो अभी समझेंगे अपन, लेकिन आपको इतना समझ में आया तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, अब फाइनली फॉर्मूला क्या बन के आ गया, V = RI। तो जो वोल्टेज का जो हम फॉर्मूला बनाना चाहते थे, इस फॉर्म में तो होते हैं फॉर्मूले मैथ्स में, तो वोल्टेज का फॉर्मूला किसके बराबर आया, तो सो वोल्टेज इज इक्वल टू किसके बराबर, रेजिस्टेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, वोल्टेज का, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकता हूं, वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, अप्रॉक्स। पोटेंशियल डिफरेंस मीन दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल का ड्रॉप। तो अब यहां तक समझ में आया। अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो बात करते हैं। अब देखो
अब बात आती है व्हाट इज रेजिस्टेंस। यहां तक सभी को समझ में आया? मैथमेटिक्स कोई बड़ी ज्यादा कोई खतरनाक मैथ्स नहीं थी, नॉर्मल सी थी। अब देखो बात करते हैं रेजिस्टेंस। मैं बात करता हूं रेजिस्टेंस की, तो सपोज मान लीजिए ये मेरा क्या है, कंडक्टर है। जैसे हम शुरू से बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में अपन पढ़ेंगे तो अपन बार बार क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक सिंपली एक कंडक्टर को यहाँ पे एक टर्मिनल लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, वो सिंपल किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से, है ना, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने बैटरी को कनेक्ट किया तो क्या फ्लो होने लग गया, चार्जेस फ्लो होने लगे, और चार्जेस फ्लो होने की वजह से क्या फ्लो होने लग गया, इलेक्ट्रिक करंट। इतना हम जानते हैं। अब मेरे को बताओ, आप यहाँ पे एक बार आपने कंडक्टर लिया इलेक्ट्रिक आयरन का, एक बार कंडक्टर लिया किसका, आयरन का, मतलब कोई सड़ा गड़ा जो होता है ना, रस्ट लगा हुआ, जंग लगा हुआ आयरन लिया। एक बार आपने लिया प्योर आयरन, अच्छा साफ सुथरा बिल्कुल एकदम। फिर एक बार आपने लिया एल्यूमिनियम, फिर एक बार आपने लिया कॉपर, और साथ में एक एमीटर लगा दिया। एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है कि मैं एक कंडक्टर लूं और एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं, और ये मेरा कंडक्टर है, ये प्लस माइनस, तो मेरा क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट आई, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन। अब मैं 4 केस ले रहा हूं। एक बार मैंने लिया रस्टेड आयरन, एक बार लिया प्योर आयरन, एक बार लिया मैंने, एयर लिख दूं मीन्स एल्यूमिनियम, और एक बार लिया मैंने कॉपर, ठीक है ना। और चलो एक बार और ले लेते हैं सिल्वर, और एक बार और ले लेते हैं प्लास्टिक, ठीक है ना। अब कंडक्टर वैसे ऑल दो प्लास्टिक होता ही नहीं है ना, लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ इसकी जगह मैं प्लास्टिक लूंगा पहले केस में। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक अमीटर लगा दिया। अमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। इतना सब जानते हो, समझ गए। तो यहाँ पे ये अमीटर की रीडिंग से हमें क्या पता चल जाएगा कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब मैंने पहला केस लिया, यहाँ पे इस कंडक्टर रस्टेड आयरन लिया, तो मेरा करंट निकल के आया मेरे पास लमसम मान लीजिए 0.5 एम्पियर। कितना निकल के आया, 0.5। फिर मैंने देखा प्योर आयरन, फिर मैंने इसको रिप्लेस किया प्योर आयरन से, फिर मेरा करंट मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन हुआ 0.8 एम्पियर। फिर मैंने एल्यूमिनियम देखा, फिर मेरा करंट निकल के आया अप्रॉक्स 1 एम्पियर। फिर मैंने कॉपर लिया, मेरा करंट निकल के आया अप्रॉक्स 1.2 एम्पियर। और मैंने सिल्वर लिया, अप्रॉक्स निकल के आया 1.3 एम्पियर। और प्लास्टिक लिया, तब निकल के आया 0 एम्पियर, ठीक है। मतलब अलग अलग कंडक्टर, अलग अलग मटेरियल को मैं जैसे जैसे यूज करता जा रहा हूं, मेरा क्या निकल के आ रहा है, अलग अलग करंट। क्यों भाई, बैटरी तो वही है ना, फिर ये अलग अलग करंट क्यों आ रहा है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि हर केस में अलग करंट आ रहा है। प्लास्टिक का तो आपको समझ में आता है कि भाई ये तो इंसुलेटर है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता। लेकिन जब बात होती है इन 5 की, भाई आयरन भी कंडक्टर है, प्योर आयरन भी कंडक्टर है, एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर ये सब कंडक्टर है, तो फिर ये करंट अलग क्यों आ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। ऑल्दो हमने मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी थी, पांचों ही केस में 5 वोल्ट की बैटरी थी, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताना चाहेगा ओल्ड स्टूडेंट्स के अलावा, जो नए हैं। हर चीज अलग अलग, मतलब जैसे कॉपर सिल्वर ज्यादा मतलब इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर करने में कंडक्टर ज्यादा। हाँ बोलो, करंट की, कंडक्टर की पोटेंशियल इज ए गुड टर्म, ठीक है, समझ गया, वेरी गुड। और एक अच्छा आपने दिया है। तो कहने का मतलब है, मतलब अपन को ये समझ में आ रहा है कि हर कंडक्टर की अपनी एक क्षमता है, अपने मतलब एक जैसे बोलते हैं ना, जैसे मान लो मैं आपको सभी को मैं पढ़ाता हूँ, कोई एक लाइक 100 में 100 ला रहा है, कोई एक 80 भी ला रहा है, मतलब इट मीन्स सब कैसे ग्रैब कर रहे हैं, या फिर किसी के मतलब मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ वो एग्जैक्टली आपके ट्यून हो रही है नहीं हो रही है, सबका अपना अपना गैप है, किसी को एग्जैक्टली समझ में आ रही है, किसी को ऑल्दो मैं पढ़ा सबको सेम रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है भाई, किसी को एकदम अच्छे। तो वो अल्टीमेटली खराबी मेरे लेवल पे है या किसके लेवल पे है, मतलब आप लोगों के लेवल पे कि आप लोगों को कंसंट्रेशन उस वक्त समझने वक्त कहाँ था, मे बी यहीं थे या नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है हर कंडक्टर की अपनी पोटेंशियल है, पहली बात। दूसरी बात, अब पोटेंशियल से मतलब क्या होता है, मैं कहता हूं कि ये कंडक्टर था अलग अलग केसेस में, तो अल्टीमेटली किसका ट्रांसफर होता है, चार्जेस का ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। मैं कह रहा हूं जब रस्टेड आयरन था तब इन चार्जेस को फ्लो होने में थोड़ी
दिक्कत हो रही थी, समस्या हो रही थी। समस्या मतलब एक इनके ऊपर बैरियर लग रहा था। क्या लग रहा था? बैरियर। मतलब जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो और एक बार तो आप अकेले चला रहे हो और फिर एक किसी पर्सन को आपके दोस्त बैठ के चला रहे हो, तो ताकत कौन से केस में लगती है? दूसरे केस में, जब आपके पीछे कोई बैठ गया। फिर एक तो बैठा था, फिर जैसे आप कई बार ट्रिपलिंग भी कर लेते हो, पता नहीं आप लोगों ने किया, हम तो 4-4 भी बैठ के साइकिल चला लेते थे। तो 4-4 बैठ के चला रहे हैं, तो क्या होता जा रहा है, मतलब जो चलाने वाला है उस पर क्या आता जा रहा है? प्रेशर जाता आता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जैसे मतलब एक बैरियर आता जा रहा है। तो रस्टेड आयरन के केस में एक बैरियर मैंने कहा ज्यादा था, फिर ये बैरियर प्योर आयरन के केस में थोड़ा कम हुआ, फिर एल्यूमिनियम के केस में थोड़ा और कम हुआ, कॉपर के केस में और कम हुआ, सिल्वर के केस में बिल्कुल ना के बराबर हो गया, और प्लास्टिक के केस में एकदम हाई हो गया। तो वो प्रॉपर्टी, सुनना ध्यान से स्टेटमेंट को, वो प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, अपोज करना, ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो रेजिस्टेंस क्या है? वो प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर की जो क्या करती है, चार्जेस के फ्लो को रोकती है। उस प्रॉपर्टी, किसके? कंडक्टर की, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो हर मटेरियल में एक अपना रेजिस्टेंस है। जब बात की जाए रस्टेड आयरन के केस में, वो दबाव, वो प्रेशर कम था या ज्यादा था? क्या था? ज्यादा था, तभी तो करंट कम है ना। अगर कम होता तो ये करंट ज्यादा होता। भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये वो करंट, वो क्वांटिटी है जिससे आप देखोगे कि किसमें, तो सबसे ज्यादा करंट किस केस में है? इस केस में, और सबसे कम इस मेटल में बात की जाए तो इसका मतलब इस केस में सबसे ज्यादा क्या था? दबाव था, कोई आपको रोक रहा था आपके काम करने से, और वो काम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना। तो रस्टेड आयरन के केस में क्या था? वो आप पे जो अपोजिशन था, जो प्रेशर था, वो क्या था? ज्यादा था। ये बात समझ में आई? फिर प्योर आयरन में थोड़ा कम हुआ। किसकी बात हो रही है? अपोजिशन की। थोड़ी अपोजिशन कम हुआ, मतलब पहले मान लो 4 बंदे बैठे थे इसके पीछे, साइकिल चला रहे, पहले कितने बैठे थे? 4। तो 4 बैठे, तो इसके पास करंट कितना? बड़ी मुश्किल से धक्का मार के 0.5। फिर एक बंदे को उतारा, तो करंट क्या हुआ? भाई जो चलाने वाला, उस पर लोड कम हुआ, तो लोड कम होगा तो वैल्यू, स्पीड तेज होती जाएगी, तो स्पीड तेज मतलब लोड थोड़ा कम हुआ। फिर एक और पर्सन को उतार दिया, अपोजिशन कम किया, तो लोड कम हुआ, तो स्पीड थोड़ी और बढ़ी। फिर लोड को और कम किया, फिर और बढ़ी, फिर लोड को और कम किया, फिर बढ़ी। और ये तो इंसुलेटर है, इसमें मतलब लोड बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे लोड मतलब 6 जने बैठा दिए, अब चला के दिखाओ। अब आपसे साइकिल हिलेगी भी नहीं हिलेगी ना, तो इसका मतलब क्या था कि प्लास्टिक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर में मतलब इतनी अपोजिशन की ताकत है, पावर है कि वो चार्जेस को फ्लो होने ही नहीं देते, और इवन उसमें चार्जेस होते ही नहीं है। तो ये बात होती है कि रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, वो क्या करती है? करंट के फ्लो को रोकती है, अपोज करती है, और उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो क्या सभी मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टेंस होगी या एक ही होगी? अलग अलग होगी। तो जैसे बात की जाती है आपके घर के अंदर, जो आपके स्विचेस के अंदर वायर बनते हैं, वो आपने कभी देखे होंगे, किसके होते हैं? कॉपर के होते हैं, तांबे के होते हैं ना। और जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, वो हाई टेंशन जो लाइन है, उसको देखना, वो तांबे की नहीं है, वो सिल्वर की नहीं, एल्यूमिनियम की है। किसकी है? एल्यूमिनियम की। सोचो अगर सिल्वर लगा दिया मतलब चांदी, तो चांदी ही चांदी है, तो आप तो रात को लेके हथौड़ा वथौड़ा और बोले ऊपर चढ़ के बोले पढ़ाई वढ़ाई लिखाई छोड़ो और इन तारों को तोड़ो, ये बिजनेस सबसे हिट है ना। तो उसका भी रीजन है, अभी मैं आपको बताता हूं। और जो सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज चांदी, मींस सिल्वर। इसीलिए सिल्वर के अंदर करंट क्या हो रहा है? सबसे। तो फिर सिल्वर को यूज क्यों नहीं करते अपन? सिल्वर को यूज कर लेना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। वो कॉस्टली है भाई, 50-60 हजार रुपए का 1 किलो है ना चांदी, 60-70 हजार रुपए का। अब 60-70 हजार रुपए का 1 किलो, और आपको घर में चांदी के तार, भाई आपको अच्छे एकदम करंट मिलेगा हाईएस्ट क्वालिटी का, लेकिन जो उसकी कॉस्ट आएगी आपके घर में, आपने घर बना लिया आपने 30 लाख में, और फिर आपने तार डलवाए 1 करोड़ में, ऐसा लॉजिक हो जाएगा। तो अपन जब भी कोई इंजीनियर या फिर कोई भी डिजाइन किया जाता है, तो हमें क्या देखना पड़ता है कि उस जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है। ऐसे नहीं कि वो नॉर्मल लोगों के पहुंच से बाहर हो। भाई आप पहले की बात करें, जैसे अभी
जैसे मान लो पहले स्मार्टफोन्स है, अभी जैसे 2012-13 से स्मार्टफोन्स लमसम आने लगे थे, है ना, स्मार्टफोन्स, तो सब लोगों के पास नहीं थे, है ना, सब फिर धीरे धीरे क्या होने लगी, इनकी कॉस्ट कम होती गई। 2000 का फ़ोन, फिर एक बीच में आया था कि 600 रुपये में फ़ोन, 250 वाला वो एक आया था लास्ट 2000, पता नहीं आपको याद नहीं होगा, 2015 की बात है, एक आया था कि 250 रुपये में स्मार्टफोन। मतलब धीरे धीरे क्या होने लगे, स्मार्टफोन की प्राइस कम होने लगी। तो अब वही पहले कबाड़ी वाले वहाँ भैया बोले कि भिखारी बोले भैया पैसे नहीं छुट्टे, बोले भैया हम फ़ोन पे रखते हैं, है ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुविधा पूरी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे कॉस्ट रिड्यूस होते जाती है वो क्या आ जाता है, जनरल लोगों के यूज़ में आ जाता है। तो सिल्वर को क्यों नहीं यूज़ करते, ये लॉजिक समझ में आया। ऑल्दो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कॉपर सस्ता है, एल्यूमिनियम भी डिसेंट है। तो कहने का मतलब ये है हर मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस है और अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग वो अपोज करता है। बात समझ में आई? तो पहले ये लिखो और फिर उसकी बात करते हैं, उसको लिखते हैं। क्या हुआ? हाँ, ये तो लिखो आप। अच्छा, अरे लिखाओ मत, कोई लिख के नहीं लाएगा ना। हाँ, नहीं नहीं लिखना नहीं है ना, उसका मैं रीज़न बताऊंगा, है ना, कभी भी नोट्स को नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ चल, हाँ ये यहाँ तक मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है ना, वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस तक, वहाँ तक लिखो। और ये जो रिलेशन है ना, V इज इक्वल टू आर आई, ये आपको कभी भी नहीं भूलना है ना। इट इज लाइक रामबाण, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में। कौन सा? नहीं नहीं अभी मैं वो सब जरूरत नहीं, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। बना लो जिन लोगों ने नहीं बनाया फटाफट। सबको समझ में तो आ रहा है ना? किसी के हवा में तो नहीं जा रहा? श्योर? ठीक है, आ रहा दिख से? गुड। आज कोई फंक्शन वंक्शन है? कुर्ता पजामा है? कल बैसाखी है ना? अच्छा, ये वो पंजाबी फेस्टिवल है। कल हमारी छुट्टी है थापर में। हम कल है? स्कूल ऑन हो गई? अरे वाह, लिख लिया सभी ने? चलो अब इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखे वेयर आर इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन मेटेलिक वायर, वेयर आर इज ए कांस्टेंट for a given metallic wire, constant for a given metallic wire at a given temperature, and is called its resistance, full stop। ठीक है, आर क्या है हिमांशु? एक कांस्टेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, एंड इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, एक कांस्टेंट है जिसको हमने क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस। फ्लो नहीं होने देते। हाँ बिल्कुल, है ना, रोकते हैं। अभी और अच्छे से आगे आगे समझते जाओगे न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
resistance is the property of a conductor अपोज करता है या फ्लो होने देता है? अपोज करता है। तो लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रजिस्ट का मतलब ही यही होता है किसी चीज को अपोज करना। ऑफ ए कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ठीक है, अब इधर देखो फटाफट, इधर देखो, सबने लिख लिया? चलो, हमने ओम्स लॉ से सीखा कि V इज इक्वल टू क्या रिलेशन निकल के आया? RI। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, ठीक है, उसको 2 दे देना। अब ध्यान से सुनो, पहले लिखना बाद में। अब इस फॉर्मूले से क्या मैं R का फॉर्मूला बना सकता हूं? क्या बनाऊंगा? अगर मेरे को R का फॉर्मूला बनाना है तो क्या कर दूंगा, इस I को नीचे ले जाऊंगा तो R का फॉर्मूला बन गया V/I। तो इस इक्वेशन को नाम दे दिया 3। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? द वोल्टेज डिवाइड बाय द अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, पहली चीज। तो ये किसका फॉर्मूला आया? रेजिस्टेंस का। अब मैं बात करता हूं SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। भाई कोई भी टर्म है उसकी कोई ना कोई यूनिट होगी। तो अब ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की हम बात करें तो ये अल्टीमेटली निकल के कहां से आया? कौन से लॉ से निकल के आया? ओम्स लॉ से। और ओम्स लॉ किसने दिया था? जॉर्ज सीमन ओम ने। तो ओम चचा ने कहा कि हमने इतना कंट्रीब्यूट किया है तो हम तो इसका नाम तो हम खुद ही लेंगे। तो इसके रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हुई? ओम। समझ में आई? ओम नमः शिवाय वाला नहीं, ओम। इसका सिंबल मैं बता रहा हूं। तो ओम और इसका जो सिंबल है दैट इज दिस वन। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये क्या है? ओम। तो ये एक तो यूनिट ये हुई। अब इधर देखो, एक यूनिट तो मैंने SI ओम निकाल दी डायरेक्ट। तो पॉपुलर यूनिट कौन सी है? ओम है। मतलब यूजुअली 99% अपन क्या यूज करेंगे? ओम। लेकिन अगर आपसे एक यूनिट और पूछी जाए तो उसका फॉर्मूले से निकालनी है, मैंने आपको सिखाई थी पहले। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? वोल्टेज बाई करंट। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? फॉर्मूले से निकालो। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट और करंट की यूनिट एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? V पर एम्पियर, मतलब वोल्ट पर एम्पियर। तो ये भी किसकी यूनिट है? करंट, ओम की है ना। तो ओम की यूनिट मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट। तो ठीक है ना। तो अगर आपको गलती से कहीं दे दिया जाए कि किसी सर्किट में 5 वोल्ट पर एम्पियर फ्लो हो रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 5 वोल्ट पर एम्पियर है क्या। ये हकीकत में क्या है? 5 ओम है, मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। तो इतना लिख लीजिए। ठीक है, तो ये यहां तक बात हो गई अपनी किसकी? रेजिस्टेंस की यूनिट्स के बारे में बात हो गई। तो यूनिट क्या है? ओम और वोल्ट पर एम्पियर। अब मैं एक स्टेटमेंट कहता हूं, सुनिएगा ध्यान से और मेरे को बताइएगा। किसी सर्किट में 1 वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया है? 1 वोल्ट, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 1 एम्पियर। तो कितना रेजिस्टेंस होगा? 1 ओम। तो ये भी कई बार एक डेफिनेशन दी जाती है कि 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी? इफ वी अप्लाई 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट देन वी विल गेट 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। इसको ऐसे करके फिर एक पॉइंट लिखिए फटाफट। लिखिए, लिख लिया ये? हाँ, लिखिए। if the potential difference across the two ends of a conductor
is 1 volt, one potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt, and current through its is 1 ampere, तो कितना रेजिस्टेंस होगा 1 ओम. then the resistance R of the conductor is 1 ohm. ठीक है. और फाइनल एक बात, तो ओम्स लॉ आपसे कोई भी पूछे तो फटाफट फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए आपको, V इज इक्वल टू नहीं IR. ठीक है ना, मतलब आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज V इज इक्वल टू IR. ठीक है ना. इधर देखो सभी, अच्छा अभी आप लोगों की थोड़ी स्पीड नए वालों की धीरे है, चलो कोई बात नहीं, मतलब मेरी तेज नहीं है, अभी आप लोगों की धीरे, मतलब मैं तो वो डिसेंट ही लिखवा रहा हूँ. नहीं आप लोगों की फिर भी ठीक है, 9th वालों की तो और भी धीरे है, उनको मतलब 1 घंटे में मतलब वो पूरी मुश्किल से बहुत इतना सा लिखते हैं, और जो ये सबसे पुराने वाले हैं ये 3 पेज लिख देते हैं, तो वो धीरे धीरे ट्यूनिंग की बात है. ठीक है. अब इधर देखो, अब मैं बोलूं ओम्स लॉ जब भी आपसे पूछा जाए, है ना, देखो इस फॉर्मूले को ना किसी भी हालत में भूलना नहीं है, V इज इक्वल टू IR. अब इससे क्या क्या 3 टर्म्स निकाली जा सकती है, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस. भाई तीनों का रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, R इज इक्वल टू V अपॉन I. और अगर आपसे कोई पूछना चाहे यहां से फ्रॉम ओम्स लॉ, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R, दैट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. तो इसको भी इक्वेशन 3 हो गई थी ना, तो 4 डाल लीजिए. तो ये 4 इक्वेशन इससे रिलेटेड है ओम्स लॉ से. ठीक है, तो ये हो गया अपना ओम्स लॉ, इसको लिख लीजिए, फ्रॉम ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाई R. ओम्स लॉ सभी को समझ में आया. इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंड बेसिक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट वी हैव टू लर्न. मिटा दूं, आदित्य हो गया मंच. हाँ अब देखो एक कॉन्सेप्ट है, अब आपको रेजिस्टेंस समझ में आया. अब एक सब हेडिंग डालिए, वेरिएबल रजिस्टर और रेजिस्टेंस. वेरिएबल रजिस्टर कॉमा रेजिस्टेंस. अब इधर देखो, तो रेजिस्टेंस सभी को समझ में आया. रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज सिंपली अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रिकल मटेरियल, इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो अगर मैं रेजिस्टेंस का क्या बनाता हूं, सिंबल. अभी तक अपन ने सिंबल देखे, एमीटर का सिंबल A है, और किस किस के सिंबल देखे अपन ने, वोल्ट मीटर का V है, अलग अलग सिंबल देखे. तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो देखो, अगर कोई रास्ता बिल्कुल सीधा सट होता, साफ होता, तो किस तरह से शो करते, स्ट्रेट लाइन से. अब रास्ते में रुकावटें आ गई है, लाइफ की तरह समझो कि भाई अगर आपकी लाइफ बिल्कुल सीधी एकदम सिंपल रोड की तरह होती मतलब ऐसी होती नहीं है, कभी भी नहीं होगी, और होती नहीं है उसी में मजा है. अगर लाइफ सिंपल हो जाए ना तो फिर मजा नहीं है. भाई आपको स्पोर्ट्स में कभी भी IPL का मैच चलता है, मजा कब आता है, जब एक बॉल पे 6 रन चाहिए होते हैं, 1 ओवर में 18 रन चाहिए, ऐसे तभी तो रोमांच बनता है. तो लाइफ में भी रोमांच होना चाहिए एकदम, कि मजा आ जाए कि भाई लाइफ तो जी तो ऐसी जी है ना. तो उसी तरह अगर करंट सिंपली फ्लो हो रहा था तो स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि देयर इज ए अपोजिशन. तो हम रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो कैसे, रहा के इस तरह से, कि भाई ये क्या है, बैरियर्स है. तो ये किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अब देखो मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, वेरिएबल रजिस्टर और रेजिस्टेंस.
वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का, नए वाले, वेरिएबल का मतलब, वेरी करना का मतलब, वेरी का मतलब होता है बच्चों चेंज। क्या होता है? वेरी का मतलब होता है चेंज, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा है वेरिएबल। हाँ, जैसे आप पढ़ते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, मतलब अलग अलग। तो वेरिएबल, जैसे वहां पे वेरिएबल होता है x y, तो वो x की वैल्यू क्या हमेशा एक रहती है? मतलब कई बार आप जैसे x की वैल्यू 2, तो वहां पे आप कुछ भी पुट करो, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, और यहां लिखता हूं मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है, इससे आपको सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जैसे मान लो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस 1 2 हो गई, लेकिन 1 ये मान लो इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है ना, तो 1 प्लस 1 सेटिस्फाई कर रही है। यहां पे मैं लिखूं 1 प्लस 3 सेटिस्फाई कर रही है। अब कोई जरूरी है कि 1 बाय 1 ही लूं? मेरी मर्जी। -1 प्लस 2 ले लेता हूं। आंसर कितने आ गया? सॉरी 3, तो कितना आ गया? 2। यहाँ पे 1 प्लस 2 की जगह मेरी मर्जी 2 प्लस 2 ले लूँ, 2 प्लस 2 की जगह 3 प्लस 1 ले लूँ, 4 प्लस 0 ले लूँ। तो ये वेरिएबल्स में मेरी मर्जी ना, कि मैं जो चेंज करूँ। तो वेरिएबल्स का मतलब होता है वेरी करना, चेंज करना। तो उसी तरह अब आपको सपोज, अभी तो आप सोच रहे होंगे ये रेजिस्टेंस ना बहुत गंदी चीज़ है, खराब चीज़ है। मैं आपको कल रेजिस्टेंस फिजिकली ला के दिखाऊंगा, मेरे पास पड़ा है ना, पूरे बड़े बड़े रेजिस्टेंस भी पड़े हैं, कल लाके आपको दिखाऊंगा, छोटा सा है ना। और आपने तो अब आपको लग रहा होगा कि रेजिस्टेंस का मतलब तो यार ना ये कोई खराब प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस ना होना तो ये जो आप वेरी कर रहे हो ना स्पीड, ये तेज कम ज्यादा, ये किसकी मदद से हो पा रहा है? विद दी हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस को वेरी करो, करंट चेंज। भाई रेजिस्टेंस को वेरी करोगे, करंट चेंज करेगा, और करंट चेंज करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगी? स्पीड चेंज होगी। ये तो एक एग्जांपल है। आपने पहले देखे होंगे आपके गांव में वो बड़े बड़े से रेगुलेटर आते थे, है ना, धप धप, है ना। पता नहीं आप लोगों ने देखा 2004-5 के बाद वेनिस हो गए, है ना, मतलब 10 तक मान लो, अब तो सब यही आ गए, है ना। तो इसमें वो बड़े गर्म हुआ करते थे, है ना, तो उसके अंदर प्रॉपर यूज किया जाता था वेरिएबल रजिस्टर्स, है ना। तो ये तो अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको रिलेट करने के लिए मैंने बता दिया। तो हम क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स नहीं है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो जब चेंज करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये तो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, वेरी के साइन का आ जाएगा इस तरह से। तो ये किसका साइन आ गया? वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका मतलब वेरी होता है ना, तो ये किसका साइन आ गया? वेरिएबल। तो हकीकत में जो वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखता कैसा है? एक इस तरह सा गोल सी रॉड होती है, ये स्टैंड हो गया, आपने देखा भी होगा मे बी स्कूल में, और उसके ऊपर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है इस तरह से, है ना, उधर की तरफ भी होगा, और फिर उसको आप ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाओ, है ना, ऐसा वेरी करोगे तो वो क्या होता है? उसके कॉन्टैक्ट अलग अलग होते हैं, तो फिर उसकी वजह से रेजिस्टेंस वेरी करता है ना। तो एक तो ये तरीका हो गया, तो ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा या चेंज होगा? चेंज होगा। चेंज कैसे? ऑटोमेटिकली, मैन्युअली हम कर रहे हैं ना, तो विद दी हेल्प ऑफ अस वी कैन चेंज दी रेजिस्टेंस, और उससे क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल रेजिस्टेंस। और वेरिएबल रेजिस्टर का फायदा क्या है? विद दी हेल्प ऑफ वेरिंग द रेजिस्टेंस वी कैन चेंज दी इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? V बाई आर। तो अगर आप R को चेंज करोगे तो करंट चेंज नहीं होगा। मतलब I इज इक्वल टू, पहले मान लो R की वैल्यू 1 लिया आपने, तो फॉर्मूला क्या आया? और मान लो इस 2 की वैल्यू फिक्स है, वोल्टेज की वैल्यू 5 है ना, वोल्टेज की वैल्यू मैंने 5 कांस्टेंट रख दी, और इस R की वैल्यू को चेंज करता जा रहा हूं। तो पहले केस में जब मैंने R1 लिया तो वैल्यू कितनी आई? 5 एम्पियर। अब मैं ले रहा हूं सेकंड केस में R की वैल्यू 2 ओम, तो I का वैल्यू क्या आएगी? 5/2, तो कितना आ गया आंसर? 2.5। अब R की वैल्यू ले रहा हूं 5, अब I की वैल्यू क्या आ गई? 5/5। तो हर बार मेरा क्या चेंज हो रहा है? करंट चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन क्या होगा? कि विद दी हेल्प ऑफ वेरिंग दी रेजिस्टेंस वी कैन ऑल्सो चेंज दी इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आपका इसका रियल एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिक फैन का रेगुलेटर, इलेक्ट्रिक फैन का, अभी ये वाले में कॉन्सेप्ट अलग है अभी आपका, लेकिन आप इसको वही मानो, कुछ नहीं है। वो जो आपके गांव वाले में होता था ना, ढप ढप चेंज करते थे ना, पूरा गर्म रहता था। तो अभी एक प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस से क्या निकलती है? हीट निकलती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, कि जहां से भी करंट पास होता है वो उसको क्या कर देता है? एरिया को गर्म कर देता है। तो तभी तो वो पूरा जलता रहता था, है ना, पूरी हीट करता था। तो ये इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है, इसका वेरिएबल रेजिस्टर। समझ में आया वेरिएबल रेजिस्टर? तो पहले ये लिखो, ये दोनों सिंबल बनाओ, फिर थ्योरी लिखो। बना लिया?
कब बनाया? अभी बना भी लिया? चल, आप कौन सी ईयर में बॉर्न हो? 6 ओरिजिनल। दो 2006 व्हेन आई वॉज प्लेइंग इन स्कूल 6 स्टैंडर्ड है, शायद मैं आप जितना ही होऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बना लिया सभी ने? चलो लिखो, लिखिए इसमें पॉइंट। वेरिएबल रजिस्टर में एक कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट, a component used to regulate current without changing the voltage source is called, without changing the voltage source मतलब V को अपन कहाँ चेंज कर रहे हैं ना, वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रजिस्टर कॉमा रेजिस्टेंस, फुल स्टॉप। ठीक है, इज कॉल्ड वेरिएबल रजिस्टर स्लैश रेजिस्टेंस, मतलब या तो रजिस्टर बोल दो या फिर रेजिस्टेंस, एक ही बात है। फिर लिखिए और करके, in an electric circuit a device called rheostat is often, ये देखो स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, rheostat is often used to change the resistance in the circuit। तो वेरिएबल रजिस्टर का एक नाम और मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। और ये रियोस्टेट आपको कहाँ मिलता है, यूजुअली लेबोरेटरीज में आप देखते होंगे, है ना, आप कभी मैं भी दिखा दूंगा, शायद मेरे पास पड़ा होगा, मे बी अब मिल गया होगा कहीं ना कहीं से। तो रियोस्टेट क्या होता है, सिंपली वही वेरिएबल रजिस्टर से यूजुअली आपको लेबोरेटरीज में देखने को मिलता है। एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, उसको आप ऐसे घुमाओगे तो उससे क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है। क्योंकि लेबोरेटरीज में आप टेस्टिंग करते हो ना कि भाई मेरे को वोल्टेज इतना लेना है या करंट इतना निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर। तो ये बात हो गई वेरिएबल रजिस्टर। समझ में आया वेरिएबल रजिस्टर सबको? एक नोट करके लिखिए, एक पॉइंट नोट डालिए। लिखिए नोट में, एक कंपोनेंट ऑफ ए गिवन साइज, that offers a low resistance is a good conductor, full stop। एक कंडक्टर हैविंग, कंटिन्यूएशन में चल रहा है, एक कंडक्टर हैविंग some appreciable resistance is called a appreciable resistance is called a resistor
वो वाला रजिस्टर मत लिख देना कॉपी पेन वाला, यहाँ रजिस्टर अलग है। फुल स्टॉप। ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज, ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट, ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स ए हायर रेजिस्टेंस, identical, a component of identical size that offers a higher resistance is a poor conductor, is a poor conductor, poor conductor लिख लिया, offers a higher resistance is a poor conductor, full stop। और इसी में फाइनल लिखिए कंटिन्यूएशन में, फुल स्टॉप। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज, ए इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स, ए इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन size offers even higher resistance, size offers even higher resistance। लिख लिया सभी ने? अब इधर देखिए एक बार, सभी ने लिख लिया? अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, बात कर रहा हूं मैं रेजिस्टेंस की। किसको मैं बेस मान के बात कर रहा हूं? रेजिस्टेंस को। कि वो कंडीशन, सुनिएगा ध्यान से, वो कंडीशन जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है किसी कंडक्टर का। क्या है? जब किसी कंडक्टर की बात हो रही है, कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को वो पास करता है, इंसुलेटर की बात नहीं हो रही है। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उस कंडक्टर को हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे? बैड कहेंगे। तो कहने का मतलब व्हेन रेजिस्टेंस इज वेरी हायर या वेरी हाई, तो वी कैन से इट इज ए पुअर कंडक्टर। ठीक है, पहली बात तो ये। अब मैं इस रेजिस्टेंस को बिल्कुल रिड्यूस कर दूं, वेरी लो रेजिस्टेंस, हाँ, तो वेरी लो, और है क्या कंडक्टर, वेरी लो जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो कंडक्टर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा या गुड कंडक्टर? इलेक्ट्रिसिटी को भाई कोई अपोजिशन ही जीरो, मतलब बहुत कम कर दिया भाई। जैसे मान लो मेरे को यहाँ से यहाँ तक मूव करके जाना है, तो मेरे को मतलब ये रोड एकदम सीधी सिंपल है, सीधा चल के जाना है, तो भाई इजीली है, तो इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या हो गया? गुड कंडक्टर। फिर बात करें कि जो रेजिस्टेंस है ना ज़्यादा बहुत कम है, ना ज़्यादा लो है, ना ज़्यादा बहुत हाई है, एप्रिशिएबल है, डिसेंट है ना। तो जो करंट होगा, तो इसको भी कह सकते हैं कि मॉडरेट कंडक्टर, या फिर इसको सिंपली कह देंगे कि भाई इसमें एक एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस है, तो हम इसको नाम दे देंगे इट इज ए रजिस्टर्स, है ना, रजिस्टर। ठीक है ना। तो तीन कंडीशन आई, पुअर, गुड और मॉडरेट की, और चौथी है कि रेजिस्टेंस वेरी 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 हाई, लाइक इन इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है? अपोजिशन इतना स्ट्रांग है कि करंट को फ्लो होने की जगह ही नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज ए कंडक्टर ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। मतलब रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई, मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया? इनफाइनाइट। इतनी बात कर रहा हूं, इनफाइनाइट मतलब अनंत, मतलब उसकी कोई वैल्यू। इनफाइनाइट मतलब होता है किसी की एकदम टॉप पे, तो उसको केस में कहेंगे इट इज ए इंसुलेटर। ठीक है ना। तो ये चार कंडीशन मैंने आपको नोट में लिखवाई है ना। तो चाहे तो आप ऐसे भी लिखना, वैसे नोट में लिखवा दिया है, और अगर वैसे समझ में आ गया तो ठीक है, चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, समझ में आया सभी को व्हाट इज ए कंडक्टर? तो आइडिया लग रहा है चीजों का? ठीक है, एक थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, इसको फटाफट लिख लो, लिख कर लेंगे। चलो एक हाँ न्यूमेरिकल लिख लेता हूं, मैं न्यूमेरिकल लिखता हूं।
इस क्वेश्चन को करिए फटाफट अभी के अभी। In an electric circuit, applied voltage V is equal to 15 volt and electric current produces 10 ampere. Then find the resistance. न्यू वाले बताना, पुराने वाले तो खिलाड़ी हो चुके हैं। हाँ, इनको तो शायद पेन पे हाथ भी नहीं लगाया होगा, है ना? हाँ, बोले वो बाज की चाल और पुराने वाले बैचेस पे कभी संदेह नहीं करते हैं, क्या डायलॉग है ना बाजीराव का। हाँ, अब आप तो माला ये फेरो कि बस एग्जाम हो जाए, इतनी तैयारी कर ली है कि बोर्ड कैंसिल ना हो जाए। हाँ हाँ, खुद तो कह रही है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, कोई कह रहा है, मैंने देखा था मैंने वीडियो, बोले जिनको कोई लेना देना ही नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दा उठा लेते हैं लोग। क्या कह रहे हो? मैंने क्या लिखा है? इन इलेक्ट्रिक सर्किट अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू 15 वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस 10 एम्पियर। तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, बस ये इतना ही है। अब आप देख लो क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, करो खुद करो। निकल गया? हाँ निकालो। हिमांशु हो गया? कितना आया? 1.5 ओम। ओके ठीक है, देखते हैं अभी, चेक करते हैं सही है कि नहीं। है 15 वोल्ट, V मतलब वोल्ट ना। कोमल हुआ कर रहे हो? हो गया? कितना आया? 1.5। अब आपका भी हो गया? पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा अच्छा सही है कि नहीं। अंकिता हो गया? कितना आया? अच्छा, कैसे आया? मतलब 1 वोल्ट समझा नहीं मैं। किसका? हाँ, आर का। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। हाँ कितना आया? 1.5। आपका कितना है? 2/3 ओम। 2/3 का कितना होता है वैल्यू? मतलब 1 से तो कम ही है, मतलब आपका अलग आ रहा है, इन सबका 1.5 आ रहा है। अब इधर देखो सभी, सुनो एक बार क्वेश्चन, सुनो मेरी बात, जो भी नए स्टूडेंट सुनो मेरी बात। जब भी आपको न्यूमेरिकल देखो, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है? पहली बात, आपने अभी तक कितने फॉर्मूले पढ़े हैं? एक तो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था करंट का, Q/T की फॉर्म में, चार्ज बाई टाइम, वो करंट का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे मैंने कहीं चार्ज दिया है, चार्ज का कोई लॉजिक है, टाइम का कोई लॉजिक है, तो वो फॉर्मूला यूज आएगा? पहली थिंग नहीं भाई, लॉजिक ही खत्म। फिर मैंने आपको सिखाया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मैंने बोला आंख बंद के आपको याद रहना चाहिए, दैट इज V इज इक्वल टू IR। फिर तो आप तीनों क्वांटिटीज निकाल सकते हो रिलेशन से। V इज इक्वल टू IR पता है, तो I क्या हो गया? V/R, और R निकालना है तो V/R। तो हम जान रहे हैं बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको ये याद रखना है। देखो तीनों फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज V इज इक्वल टू IR। बस आपको इतना याद रखना है। तो यहां से अब देखो आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में?
वोल्टेज दैट इज V, V की वैल्यू कितनी दी हुई है? अप्लाइड वोल्टेज 15 वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I, और I की वैल्यू कितनी दी हुई है? एम्पियर से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट है, तो कितना है? 10 एम्पियर, ठीक है ना। तो आपको V दिया हुआ, I दिया हुआ, मतलब इस फॉर्मूले में V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, और आपसे पूछा भी क्या जा रहा है? फाइंड द रेजिस्टेंस, मींस आपसे रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी जा रही है, मींस R आपका अननोन है। तो इस फॉर्मूले से R का फॉर्मूला मैं बना सकता हूं इजीली, तो नीचे ले जाऊंगा तो V बाई I, तो V का वैल्यू क्या है? 15/10, और इसको जब सॉल्व करोगे तो भाई ये तो 10 है, तो डायरेक्ट कितना आ गया? 1.5 ओम, ठीक है ना। तो ये वैल्यू है। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, मतलब रटना नहीं है कि आपने देखा कि भाई मैं जानता क्या हूं, भाई मैंने दो ही फॉर्मूले पढ़े, I = Q/T और एक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का रिलेशन ये है, तो ओम्स लॉ आपको ये है, तो आपका निकल गया R। तो अगर आपसे R ना पूछ, सपोज IR देके आपसे V पूछा जाता है तो V निकाल सकते थे। मान लो V आपसे पूछा जाए I, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया होता तो I निकाल लेते, तो फॉर्मूला क्या बन जाता? V/R। तो कुछ भी पूछा जाए आपको बस बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो क्या आया? R का कांस्टेंट आया, तो क्या फॉर्मूला बन गया? V/R। तो ये आपको कोई थप्पड़ मार के भी पूछे तो साहब फॉर्मूला V/R। बोले थप्पड़ से प्यार लगता है, डर लगता है ना, दबंग का डायलॉग, ओम्स लॉ से नहीं लगता है ना, तो ऐसे याद होना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, तो समझ में आया सभी को? तो कल बाकी की बात करते हैं कल।